हेलो स्टूडेंट्स। तो हम फिर से आ गए हैं। संविधान के जो सिलसिले के चर्चा के दौरान हम लोग आगे बढ़े थे, तो हमने बताया था कि संविधान क्यों बनाया गया, संविधान के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहा, और अंततः संविधान को फाइनली डिज़ाइन करने के लिए जो हमारे देश की दशा और दिशा, यहाँ के लोग, रहने वाले लोगों, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, सबको ध्यान में रखते हुए किस तरीके का एक समान, एक रूप से कानून लागू किया जाए, इसको लेकर के संविधान में गाइडलाइंस दी गई। इसी गाइडलाइंस के क्रम में संविधान का जो निर्माण हो रहा था, उसमें कुछ समितियां बनाई गई। जो आपके एग्जाम्स में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये डायरेक्ट दे दिया कि झंडा समिति जो संविधान के अंतर्गत बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसके नेतृत्व में हो रही थी। या इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग, यानी एक तरफ कॉलम ए, कॉलम बी। तो कॉलम ए में दे दिया कई सारी समितियां। हमने बताया था कि समितियां क्यों बनाई गई थी। स्टूडेंट्स ध्यान में रहे, कमेंट्स करके हमें बताएं क्यों समितियां बनाई गई थी। क्योंकि इन समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण कैसा हो, इसकी एक रूपरेखा तैयार हो सके। तो इसी क्रम में संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी। वही जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे दो प्रश्न हैं। नंबर एक कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बात कि वह कौन ऐसा प्रथम व्यक्ति था जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो ये जवाहरलाल नेहरू ही रहे। और इन्होंने 1952 से लेकर के और 1964 तक, यानी कि जब तक वो जीवित रहे तब तक प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद संघ समिति बनाई गई थी। संघ समिति यानी कि हमारा सेंटर और स्टेट दो ऐसे हैं। हमने अपने संविधान में 2 तरह की व्यवस्था किया है, केंद्र और राज्य। केंद्र को यानी कि संघ को ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई है। संवैधानिक अधिकारों के तहत जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें है। एक अलग से भाग ही है। अगर देखा जाए तो संविधान में करीब 22 भाग हैं। करीब क्या 100% है, 22 भाग हैं। हाँ, मैंने ऐसे ही कह दिया, 22 भाग हैं, है ना। 22 भाग को बढ़ा करके अब 25 भाग किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेदों की संख्या अगर पूछा जाता है आपसे तो 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि संशोधन करके और कई अनुच्छेदों को डिलीट भी किया गया है, तो ये 400 प्लस हो गया है। तो 25 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं। ये अभी 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में। हर अनुसूची में अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है। जैसे अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3। अनुसूची 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसी तरीके से नागरिकता भाग 2 में है। भाग 3 में मूल अधिकार है। इसी तरीके से भाग 4 है। भाग 4 क है, मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 में की गई है। भाग 5 में संघ का शासन है। तो संघ में यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट, ये सारी कुछ चर्चा केंद्र के स्तर पर। तो केंद्र को कैसे मजबूत बनाया जाए, तो संघ समिति ने अपनी बातें रखी। प्रांतीय समिति क्या, प्रांत का मतलब होता है स्टेट। किस तरीके से एक स्टेट की संरचना होनी चाहिए, स्टेट का किस तरीके से रेगुलेशन होना चाहिए, इन सब की चर्चा। प्रांत मतलब समझ लीजिए कि राज्य। तो प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको बताते चले यहाँ पे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश आज़ाद हुआ तो गृह मंत्रालय का पोस्ट उनको दिया गया था। इन्हें भारत के एकीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछे गए हैं यूपीएससी से को लेकर के। स्टेट पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में ये बार बार प्रश्न पूछे गए कि भारत के एकीकरण का जन्मदाता कौन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 543 छोटी छोटी रियासतों को मिला करके एक करके, और आज जो हमारे पास ये भारत इतना बड़ा बना है, इस भारत की रूपरेखा तैयार की थी। ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। तो ये इतने बड़े भारत को एक सही दिशा में एकत्रित और एकीकृत करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यही वजह है कि इन्हें भारत में एकीकरण का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद प्रारूप समिति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप। इन सारी समितियों के द्वारा दी गई सुझावों, अनुशंसाओं को अंतिम तौर पर कैसे अडॉप्ट करना है संविधान में, इसी की ड्राफ्टिंग किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा झंडा समिति लास्ट है, ये जेबी कृपलानी।
कि हर देश का अपना कोई ना कोई झंडा, अपनी कोई ना कोई पहचान होती है, तो इसको लेकर के इन्होंने इस समिति में अपनी बात रखी थी। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान लागू कब हुआ और लागू होने के समय हमने क्या क्या बनाए। तो ये रहा एक ब्रीफिंग। 26 नवंबर 1949 को संविधान के अलग अलग समितियों के द्वारा यहाँ पे दे दिया गया अनुशंसा करके कि ये पार्ट होगा। हमने इस दिन अपना लिया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपना लिया संविधान समितियों के द्वारा दिए गए सुझावों को। फाइनली रूप से 26 जनवरी 1950 को हमने सारे ड्राफ्टिंग करने के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि ये दो प्रश्न हैं यहाँ पे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि हमने संविधान को कब अपनाया है। तो अपनाने का डेट यहाँ दिया है 26 नवंबर 1949। दूसरा प्रश्न ये है कि कब इसे इम्प्लीमेंट किया गया, तो डेट इज 26 जनवरी 1950। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो तिरंगा है, उस तिरंगे से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइक अगर हमने ये झंडे बनाए हैं तो इस झंडे का क्या अनुपात होगा, इस बीच में जो चक्र होता है, इसके अलावा ये जो झंडा है इसमें जो 3 रंग हैं, केसरिया रंग, हरा रंग, सफ़ेद रंग, उसका क्या मतलब है। जो झंडे के बीच में जो चक्र है, उस चक्र में कितनी तीलियाँ होती है, पॉक्स, हाउ मेनी पॉक्स इन द सर्किल। और तीसरा प्रश्न कि उस चक्र का कलर क्या होता है। तो ये सारे प्रश्न हैं, हम इस पर एक अलग वीडियो ही बना रहे हैं। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, यहाँ भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय गान कौन सा है। स्टूडेंट्स इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय गान क्या होता है, राष्ट्रीय गीत क्या होता है। तो गान कौन सा है हमारा, जन गण मन, याद रहेगा। राष्ट्रीय गान कौन सा हमारा, जन गण मन। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसको कितने समय में गाया जाता है। तो इस पर हम एक अलग पूरी वीडियो बना रहे हैं, आपको देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। कौन सा गीत है हमारा, वंदे मातरम। यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि वंदे मातरम को गाने की अवधि कितनी होती है। उसके बाद ये जो निर्माण हुआ संविधान का, तो एक लंबा समय, लगभग 3 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो लगभग 3 वर्ष मान लिया जाता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट ये डेट याद रखनी है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों के अंदर हमने संविधान को बना लिया। कुछ विशेषताएं हैं संविधान की। पहली विशेषता तो ये है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस पर भी कितने बार क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, लाइक व्हाट इज़ द टाइम और विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा है, तो वो डेट इज़ इंडिया का संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा है लिखित संविधान। रिटन डॉक्यूमेंट्स है, इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा विशेषता इसका कि इसके अधिकांश भाग जो संविधान में अपनाए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर जैसे जैसे शासन को अपने में मजबूती के साथ बनाती रही, उसको लेकर के उसने कुछ शासन के रूल्स तय किए। उसी रूल्स में जब यहाँ भारतीयों ने देखा कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में हमने क्रांति की, आंदोलन चलाए, संघर्ष किया, विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, ये सारी चीज़ें। तो भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था कि किस तरीके से केंद्र और राज्य 2 अलग अलग भागों में बांट करके हम संविधान तो उस समय कुछ रहा नहीं, अंग्रेजों की बनाई गई नीतियों को चला रहे थे। तो भारत शासन अधिनियम, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और लघु संविधान, हिंदी में इसको बोलते हैं लघु संविधान। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, भारत शासन अधिनियम, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू हो जा रहा है कि संविधान में हमने बताया था कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों को हमने स्टडी करने के बाद यह तय किया कि कौन सी बात हमारे देश के लिए फिट बैठती है। जैसे नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निषेध तत्व, ये सारी बातें कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों को स्टडी करने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास आए, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों से, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, USSR, ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ देश हैं, उनके जो संविधान में पहले से वर्णित थे, क्या अच्छाइयाँ थी और वो अच्छाइयाँ हमारे देश के लिए कितना फिट बैठती हैं, इस बात को लेकर के हमने कंसाइज किया। और इसी कंसाइज से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ब्रिटेन चूँकि वो खुद ही हमारे ऊपर रूलिंग बॉडी थी, तो संसदीय शासन प्रणाली, आज जो हमारे देश में संसद की व्यवस्था है, तो संसद कितने हैं, संसद के कितने भाग हैं, प्रश्न पूछा जाता है। संसद के 2 भाग हैं, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि संसद का निर्माण, जब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संसद का निर्माण कैसे होता है या संसद के निर्माण में कौन कौन से हिस्सा, कौन कौन से भाग होते हैं, तो यहाँ पे एक क्रम और जुड़ जाएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है। तो प्रश्न क्या हुआ, संसद के कितने भाग हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा में चुने जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सांसद कहलाते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में जो चुना जाता है उसको भी सांसद कहते हैं। राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करता है। तो सांसदीय शासन प्रणाली में सांसद आएंगे कैसे, इसको लेकर के हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, यानी कि आप, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, ये हम लोग पूरी नागरिकता, जो भाग 2 है संविधान का, उसमें नागरिकता का पूरा सिलेबस है। हम लोग वहाँ एक एक करके समझेंगे कि नागरिक कौन होता है, नागरिक कैसे एक व्यक्ति दूसरे देश को छोड़ करके तीसरे देश की नागरिकता ले सकता है, यानी कि दूसरा व्यक्ति का देश का कोई व्यक्ति हो और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है, या भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो कैसे छोड़ेगा। तो सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है। क्या है, जैसे अमेरिका में 52 स्टेट्स हैं, लाइक कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ये सारे वहाँ के, सैन फ्रांसिस्को, ये सब स्टेट्स हैं। भारत में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, लाइक यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। तो आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो, ना कि यूपी, बिहार या बंगाल के। लेकिन अमेरिका में क्या है, आप या तो न्यूयॉर्क के नागरिक हो, वाशिंगटन के हो, सैन फ्रांसिस्को के हो, व्हाटएवर, और दूसरा अमेरिका का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है कि यू आर ओनली एन इंडियन, नॉट यूपी, बिहारी, बंगाली, मराठी और व्हाटएवर। विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, किस तरीके से एक लॉ बनाई गई है और डेट लॉ इज इक्वल इम्प्लीमेंटेड टू ऑल पर्सन हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया। तो विधि का शासन यहाँ पे है। अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिया है। भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, व्यक्ति को कैसे स्ट्रांग बनाते हैं, व्यक्ति को कैसे एक जीने का आदर्श देते हैं, ये सारी बातें हम मूल अधिकार में पढ़ेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ड्यूरिंग जजमेंट अगर कोई मिस्टेक हो गई है, ऐसा लगता है, तो उसके लिए हम रीट करेंगे और रीट पे कंसीडर किया जा सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। संविधान की सर्वोच्चता क्या होती है कि अल्टीमेटली संविधान ही हमारा सब कुछ है। ऑल इन ऑल इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग इज जस्ट गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति संवैधानिक एक ही आधार है कि संवैधानिक उल्लंघन का दोष सिद्ध होने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया बड़ी टेढ़ी है। फ्रांस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो है ना, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की जो बात है, ब्रदरहुड की जो बात है, इक्वलिटी की बात है, फ्रीडम की बात है, ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1789, फ्रांस की क्रांति बोलते हैं। उसी क्रांति के केंद्र में ये नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसको हमने एज इट इज़ अपना लिया। यानी भारत में हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति एक दूसरे के समान माना जाता है और भाईचारा बना रहे, क्योंकि हमारा संविधान ही, हमारी आज़ादी की लड़ाई ही इस पर थी कि सारे वर्गों के लोगों ने एक साथ बढ़ चढ़ के कुर्बानियाँ दी, एक साथ ब्रिटिश सरकार से लड़ी है। आयरलैंड, ये ब्रिटेन का ही एक स्टेट है आयरलैंड। तो नीति निषेध तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये गाइडलाइंस हैं स्टेट को, इंक्लूडिंग सेंटर, कि फाइनली वो क्या करेंगे, तो लोकहित में काम करेंगे। लोकहित के लिए वो सारे स्टेप्स उठाएंगे, सारी पॉलिसीज़ लाएंगे। इसीलिए हर गवर्नमेंट के स्कीम में लिखा था कि जनहित में जारी। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लाई गई है, यानी कि कैसे संविधान को संशोधन किया जा सकता है। जैसे अभी हमने बताया कि संविधान में 22 भाग पहले थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। उन अनुसूचियों को बढ़ा करके अब 12 कर दिया गया है। 395 अनुच्छेद 22 भाग से अब 25 भाग कर दिया गया है। ये संविधान संशोधन का ही है। आज हमारे संविधान में 100+ संशोधन हो चुके हैं। तो ये संशोधन कैसे किया जाएगा, इसको लेकर के एक प्रॉपर क्लास है, उस पर हम लोग स्टडी करेंगे।
यूएसएसआर जो वर्तमान का रूस है, वहाँ से हमने मूल कर्तव्य लिया। देखिए, मूल अधिकार तो व्यक्ति को संबल देता है, साथ है, लेकिन साथ साथ देश आपसे यह उम्मीद करता है कि भाई आप ठीक है, अधिकार अधिकार चिल्ला रहे हो, सही है, लेकिन आपके भी तो कुछ कर्तव्य हैं देश के प्रति। तो क्या कर्तव्य हैं? जैसे भारत की एकता अखंडता को बचाए रखना, बनाए रखना, भारत के ऐतिहासिक परंपरा को संभालना, विरासतों को संभालना, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। हर व्यक्ति का यह मूल कर्तव्य है कि देश हित में कुछ वैज्ञानिक साइंटिफिक क्या बोलता है कि इनलाइटनमेंट, या यूँ कहें कि इंटेलिजेंसी डेवलप करें, ताकि आपकी प्रतिभा, आपके टैलेंट को देश लाभान्वित हो सके। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये बहुत बड़ी लड़ाई है स्टूडेंट्स। अभी भी हम लगातार इस क्रम में बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो अनइक्वलिटी है कुछ समुदायों में, कुछ सेक्शंस में, लाइक ट्रांसजेंडर, फीमेल, डिप्राइव सेक्शन, उनको कैसे हम सॉर्ट आउट करें। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कैसे इक्वल जस्टिस दिया जाए, किस किस फील्ड में, एक तो पॉलिटिकल फील्ड में, दूसरा आर्थिक रूप से, यानी कि सबको जीविका का साधन उपलब्ध कराना, नौकरी, व्यवसाय, पेशा, ये सब देना। और ये हो गया सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल जस्टिस, समाज में रहने वाला व्यक्ति सम्मानपूर्वक, गरिमामयपूर्ण जीवन जी सके। इसके लिए स्टेट समय समय पर ऐसी स्कीम्स बनाता है, ऐसे प्लान लाता है कि वह व्यक्ति लाभान्वित हो सके। और जब व्यक्ति मजबूत होगा, यानी नागरिक जब मजबूत होगा, तो देश ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इस पूरे लेक्चर को अच्छे से समझा है, सीखा है। अगेन एंड अगेन इस वीडियो को देखिए और लाइक, कमेंट्स जरूर बताइए, कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि इससे मुझे और हमारी टीम को हौसला मिलेगा कि आपके लिए और बेहतर कैसे कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।